इंडियन नेवी की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर में भी नेविगेशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया है। इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन एलपीडी वेसल सिर्फ ट्रूप कैरियर के तौर पर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर और जरूरत पड़ने पर ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट 75I से जर्मनी के बाहर निकलने की खबर सामने आने की वजह से शायद भारत की तरफ से अभी टेंडर की रूल में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया गया है। डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया गया है जिसको ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंत में क्या नेवी को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम से बाहर निकलकर एमका की नेवल वर्जन पर फोकस करना चाहिए? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ और इंडियन नेवी के चीफ के बीच एक मीटिंग को किया गया था, जिस दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी को एमका की नेवल वेरिएंट को नेवी में शामिल करने के बारे में विचार करने के लिए सजेशन दिया गया था। अब आप सबको पता होगा कि नेवी मेनली एमका या किसी भी 5th जनरेशन नेवल फाइटर को इंडक्ट करना नहीं चाहती है। बदले में नेवी की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को सिलेक्ट करने पर अभी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी पहली स्केल मॉडल को एरो इंडिया शो के दौरान इसी साल डिस्प्ले किया गया था। अब नेवल एमका के बारे में पहले से ही एडीए और इंडियन नेवी के भी डिस्कशन किया जा रहा था, लेकिन एडीए की तरफ से बताया गया था कि एक डेक बेस्ड स्टेल्थ फाइटर को डेवलप करने में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, जिस वजह से वो एक सेपरेट डेक बेस्ड फाइटर को यहाँ पे डेवलप करने का प्रस्ताव दिए थे। क्योंकि अभी अगर एमका की नेवल वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जाता है तो इसका अंडर कैरियर सेक्शन में काफी सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और इससे एमका का वजन लगभग 1 टन के आसपास या उससे ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है। और साथ ही इसकी इंटरनल वेपन स्टेशन में भी दिक्कतें आने वाली है, जिस वजह से इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, जिस वजह से एडीए की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया था। अब साथ ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की एक एयरफोर्स वेरिएंट को भी बनाने का प्रपोजल दिया गया था, जिसको ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया था। और इससे आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 या मिराज जैसे फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बदले तेजस MK2 को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। अब अभी जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नेवी को फिर से नेवल एमका के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको लेके थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर नेवी की तरफ से यहाँ पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को छोड़ के एमका के साथ जाना पसंद किया जाता है तो आगे चल के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम कम्प्लीटली बंद हो सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है, तो इसको आगे चल के डेवलप करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और इसके कई सारे पहलू सामने निकल कर आ सकते हैं, जिसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम के दौरान डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी INS विक्रांत की पहली सी ट्रायल को सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया गया है और अभी INS विक्रांत में बाकी सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि आगे चल के इससे फ्लाइट ट्रायल्स को भी कंडक्ट किया जा सके। वैसे अभी तक इसमें हेलीकॉप्टर्स को तो ऑपरेट किया जा चुका है, लेकिन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने के लिए सभी जरूरी सब सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करना काफी जरूरी है। जैसे कि आप सभी ने पहले देखा होगा कि जब इसको टेस्ट करने के लिए या सी ट्रायल के लिए भेजा गया था तब इसमें सारे रडार और सेंसर पैकेज मौजूद नहीं थे और कुछ बेसिक सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। अब उस दौरान इसकी प्रोपल्शन सिस्टम, इंजन और पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा था, तो हमें सेंसर और रडार सिस्टम की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अभी जब इसमें फुल रेंज की मिशन के साथ इसको टेस्ट किया जाएगा तो इसमें से एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट करने की कोशिश की जाएगी, तो तब हमें सभी सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। अभी INS विक्रांत की कुछ फ्रेश इमेज भी ट्विटर में शेयर किए जा रहे हैं, जिसको एनालाइज करने के बाद पता चला है अभी INS विक्रांत में कुछ रशियन ऑफिसर को देखा गया था और वो अभी INS विक्रांत में नेविगेशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें नेविगेशन लाइट के साथ साथ अलग अलग टाइप की सेंसर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है और इसमें मेनली LED बेस्ड लाइट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि नाइट विजन फ्रेंडली सिस्टम होने वाला है। एक बार INS विक्रांत में सभी नेविगेशन इक्विपमेंट को फुल्ली इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो उसके बाद इससे फ्लाइट ट्रायल को कंडक्ट करना शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम इंडियन नेवी की लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी कि LPD वेसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब इंडियन नेवी के लिए LPD वेसल्स को बनाने के लिए एक ऑफिशियल RFI को इश्यू किया गया है
और ये जो टेंडर अभी फ्लोट किया गया इसको मेनली अभी इंडियन शिपयार्ड के लिए ओपन किया गया है, लेकिन अगर इंडियन शिपयार्ड की तरफ से किसी फॉरेन शिपयार्ड के साथ पार्टनरशिप करके इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया जाता है तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी इसे टोटल 4 वेसल को बनाने का प्लान किया गया, जिसमें ये डील फाइनल होने के 60 महीने के बाद पहले वेसल को डिलीवर करना पड़ेगा और उसके हर 12 महीने के अंदर एक वेसल को डिलीवर करना पड़ेगा। इसमें अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, GRSC, L&T शिप बिल्डिंग और मझगांव डॉक लिमिटेड पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इन वेसल की जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये लगभग 540 के आसपास सेलर और लगभग 900 के आसपास ट्रूप्स को कैरी कर पाएंगे। इनकी लेंथ लगभग 200 मीटर के आसपास होने वाली है और ड्राफ्ट 8 मीटर के आसपास होने वाली है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से ये मैक्सिमम 14 से 16 नॉट की स्पीड को हासिल कर पाएंगे और एक ही बार में लगभग 10,000 नॉटिकल मील के डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। इसमें 32 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब भी मौजूद रहने वाला है, जिसमें एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया जाएगा और एडिशनल 16 लॉन्च ट्यूब भी मौजूद रहने वाले, जिसमें हम एंटी शिप मिसाइल को तैनात कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 8 AK-630 क्लोजन वेपन सिस्टम मौजूद रहेंगे, 6 हेवी मशीन गन, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और 8 MMG मौजूद रहने वाले हैं। अब हालांकि इस तरीके की वेसल्स को मेनली ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें ऑफेंसिव स्ट्राइक करने की कैपेसिटी भी मौजूद रहने वाला है और ये एक तरीके से एक मल्टीपर्पज वेसल होने वाला है। इसको एक तरीके से हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 16 हेलीकॉप्टर को कैरी किया जा सकेगा, जिसमें से 2 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होने वाले हैं, 12 स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर होने वाले हैं और 2 नेवल शिपबॉर्न UAV मौजूद रहने वाले हैं। इनमें से सिर्फ हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को छोड़ के बाकी सबको हैंगर के अंदर रखा जा सकता है। बाकी हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को LPD वेसल के डेक पर ही पार्क किया जा सकता है। इस वेसल में 2 लिफ्ट होने वाले जो कि हेलीकॉप्टर को डेक पर ला सकते हैं या फिर वापस हैंगर में ले जा सकते हैं और हर एक लिफ्ट की कैपेसिटी लगभग 24 टन के आसपास होने वाला है। इसके अलावा और भी कई सारे स्पेसिफिकेशन है जो कि इस RFI के अंदर इशू किया गया था। अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको RFI हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा। अब वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हैं और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। प्रोजेक्ट 75I को लेके कुछ बुरे खबर सामने आ रहे थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I टेंडर से जर्मनी अभी बाहर जाने वाला है और जर्मनी की तरफ से अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके कुछ शर्तें रखे गए थे, जिस वजह से वो भारत की कंडीशन के साथ मैच नहीं हो रहे थे। अब जर्मनी के बाहर जाने के बाद अभी भारत के पास ऑपरेशनल AIP सिस्टम को हासिल करने के लिए बस एक ही कंटेंडर बचता है, जिसका नाम साउथ कोरिया है। तो ऐसे में अगर भारत सिर्फ साउथ कोरिया को प्रेफर करता है तो सिंगल वेंडर सिचुएशन हो सकता है, जिसे हमेशा ही अवॉइड करने की कोशिश किया जाता है। अब इस वजह से मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि अभी या तो नेवी की तरफ से इस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा फ्लोट करने की कोशिश की जा सकती है या फिर इस टेंडर में बाकी बचे 3 कंटेंडर यानी कि फ्रांस को, रशिया को, स्पेन को भी अपनी अपनी AIP सिस्टम को ऑफर करने के लिए एक मौका देने की कोशिश किया जा सकता है। लेकिन उनकी AIP सिस्टम जो है अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी भारत को इस टेंडर के अंदर अपने अपने AIP सिस्टम को सबमरीन के साथ ऑफर करने वाले हैं। अभी रशिया की तरफ से बताया गया कि रोजो वरुण एक्सपोर्ट को अभी भारत की तरफ से इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए RFP को इशू किया गया था और इसमें रशिया की तरफ से भारत को अपनी एमोर 1650 क्लास की सबमरीन को ऑफर किया जा रहा है। साथ ही रशिया की तरफ से अभी भारत के लिए एक AIP सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसको रशिया की तरफ से अगले साल तक टेस्ट करने की बात की गई है। अभी प्रोजेक्ट 75I के अलावा रशिया की तरफ से भारत को एक और ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें रशिया की तरफ से भारत को अपने 3 पुराने किलो क्लास के सबमरीन को ऑफर किया जा रहा है, जिनको रिफिट करके रशिया 2 से 3 साल के अंदर भारत को डिलीवर करने का वादा कर रहा है। और रशिया का कहना है कि ऐसा करने से इंडियन नेवी में जल्दी से ही 3 और सबमरीन को शामिल किया जा सकता है, जो कि इंडियन नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करने वाला है। लेकिन फिर भी जो किलो क्लास के सबमरीन अभी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है, ये लगभग 30 साल के आसपास पुराने हो चुके हैं, तो अभी वापस इनको नेवी में शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी अगर हम इसको रिफिट करके वापस इंडक्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 10 साल के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर मुश्किल से 15 साल तक इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए ये सबमरीन लगभग आउटडेटेड हो चुके हैं। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा सोरों की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन की मदद से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लगा है। अब हालांकि अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया एक एंटी ड्रोन सिस्टम को हमारी अलग अलग हाई वैल्यू टारगेट में डिप्लॉय किया जा रहा है, लेकिन साथ ही अभी DRDO की तरफ से एक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को भी
डेवलप करने की बात की गई है, जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसको अभी IRD देहरादून की तरफ से डेवलप किया जाने वाला है, जिन्होंने हाल ही में हावर सर्वेलेंस सिस्टम को डेवलप किया था और सेम तरीके की एक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डेवलप किया था। अभी DRDO के मुताबिक ये जो नए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होने वाले हैं, ये 4 फीट की साइज के ड्रोन को लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं और 1 फीट साइज के ड्रोन को लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं। इन सिस्टम को थर्मल इमेजर, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, लेजर इल्यूमिनेटर्स और लेजर रेंज फाइंडर के साथ इक्विप किया जाएगा और इसके साथ सर्वेलेंस रडार सिस्टम को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि बेहतर तरीके से किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सके और उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। DRDO का कहना यह कि ये जो ड्रोन्स है, इनको नॉर्मल सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी किसी भी मूविंग टारगेट के मुकाबले ये काफ़ी स्लो मूव करते हैं और साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, जिस वजह से नॉर्मल सर्वेलेंस रडार या तो इनको चिड़िया वगैरह समझते रहते हैं या फिर बिना थ्रेड वाले टारगेट समझते रहते हैं, जिस वजह से इनको कन्वेंशनल सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म की मदद से काउंटर करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अभी नए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसको स्पेशली ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और इनको DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ इक्विप भी किया जाएगा, जो कि बहुत सॉफ्ट किल और हार्ड किल मेथड से बदमाश ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अभी यूपी में एक नई फैसिलिटी को सेटअप करने का फैसला किया गया था, जहां पर अभी लगभग 200 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया गया है और यहां पर आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जाएगा। आज रशिया की तरफ से इसके बारे में बात करते हुए कहा गया कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगा है और अरब नेशन के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू किया जा रहा है। अब सबको पता होगा कि भारत पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को अभी फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और शायद फिलीपीन अभी ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है। इसके अलावा अभी और भी कई सारे ईस्ट एशियन नेशन मौजूद है, जो कि मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूपी में जो फैसिलिटी बनाया जाने वाला है, वहां पर आगे चल के जो मिसाइल बनाए जाएंगे उनको अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और रशिया की आर्मी 2021 शो के दौरान भी ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ अरब नेशन की तरफ से और कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए वो कौन कौन से देश है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उनका नाम फिलहाल के लिए अनाउंस नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।